नमस्कार, स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है, तो लोकतंत्र की जननी होने का गौरव हासिल है बिहार को, वैशाली को। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यहां एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी लड़ाई है। यहां जंग है विकास बनाम बदलाव की। बिहार में सज चुकी है सियासी बिसात, और हम बात करेंगे जनता जनार्दन के मुद्दों की। सियासी जंग में कौन कौन कहां कहां कैसे कैसे वादे कर रहा है जनता से। युवा, महिला, किसान और आम आवाम के क्या हैं मुद्दे जो तय करेंगे सियासी दलों की किस्मत को। विरासत की सियासत बनाम सुशासन की राजनीति में कहां खड़े हैं अलग अलग सियासी दल, और वाद प्रतिवाद पर धुआंधार प्रचार कर जनता जनार्दन से राजनीतिक दल कैसे कर रहे हैं संवाद। अगले आधे घंटे में हम बिहार विधानसभा चुनाव के हर पहलू से आपको कराएंगे रूबरू अपने इस कार्यक्रम जनादेश में। और साथ ही साथ क्या है जमीनी हकीकत, क्या है चुनावी समीकरण, क्या है जनता के मुद्दे और क्या है जनता जनार्दन के मन में, दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट बिहार के हर कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं की। रोजगार, बुनियादी विकास, किसानों की स्थिति, महिला सशक्तिकरण या कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिन्हें जनता दे रही प्राथमिकता, इनका करेंगे विश्लेषण तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, और जानेंगे जनता की नब्ज। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बिहार के सियासी जंग की। बिहार में चुनावी घमासान पूरे चरम पर है। एनडीए एक और लगातार रैलियां कर रही अपने स्टार प्रचारकों के जरिए, तो वहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैलियों में विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। राज्य में पहली बार चुनावी बिसात में नए खिलाड़ी के रूप में उभरे प्रशांत किशोर जनता से बदलाव की अपील कर रहे हैं। बीजेपी ने तेजस्वी के खिलाफ एआई के भ्रामक वीडियो को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। तो वहीं बिहार की राजनीति में रैलियों में डिजिटल कैंपेन से लेकर हर मोर्चे पर दिलचस्प जंग जारी है। बिहार में सियासत का चढ़ा पारा, अमित शाह ने संभाली चुनावी कमान। खगड़िया से नालंदा तक अमित शाह ने भरी हुंकार, विपक्ष पर किया सीधा प्रहार। बिहार के खगड़िया, मुंगेर और नालंदा में अमित शाह की चुनावी रैली की गूंज सुनाई दी। अमित शाह ने चुनावी रैली में महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। ये चुनाव जो है वो निर्णय करने वाला है, फैसला करने वाला है कि फिर से जंगल राज बिहार में लाना है या विकास का राज। वहीं बिहार में राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एक ओर तेजस्वी यादव सत्तारूढ़ गठबंधन पर तीखा वार किया, तो दूसरी ओर जेडीयू और बीजेपी ने पलटवार में कोई कमी नहीं छोड़ी है। एक तरफ जहां बिहार की सियासत में अब विकास बनाम वादों की जंग तेज हो चुकी है, वहीं चुनावी लड़ाई पांडवों बनाम कौरव भी हो रही है। प्रधानमंत्री जी 11 साल से प्रधानमंत्री है। बिहार को आपने दिया क्या है? कुछ नहीं दिया, और बिहार की जनता उनसे हिसाब मांग रही है। आप देखिएगा, बिहार जो है हर मामले में गुजरात से बड़ा है। जितना उन्होंने गुजरात को दिया, उसका 1% भी नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को जो है नहीं दिया। इनके भी तो 15 साल मिले। इन्होंने 3.5 से 4% विकास दर को 2.5% कर दिया, घटा दिया। और नीतीश कुमार ने 2.5% के विकास दर को 10.4% पहुंचाने का काम। गुजरात पहले से विकसित है, बिहार विकासशील प्रदेशों में है। एनडीए 5 पांडव है और सामने कौरव की सेना है, और 5 पांडव की जीत भारी बहुमत से एनडीए सरकार बनाने जा रही है। एक और एनडीए के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकास की गारंटी बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जनता को खुद बदलाव की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजियों के बीच एक तरफ सत्ता के अनुभव और स्थिरता का दावा, तो दूसरी तरफ नए विकल्प और नए जन भागीदारी की पुकार है। हर तरह के भ्रष्टाचार हो, अत्याचार हो, जंगल राज हो, उसके सब प्रतीक हैं, और वो सब एक साथ हो करके कह रहे हैं बिहार में हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। जो इसके खुद रोल मॉडल हैं वो इस तरह की बात करते हैं, लेकिन बिहार तो उससे उबर चुका है। अब शांति बहाल हो चुकी है। सब जमानत पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे और भी लोग हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, चाहे लालू जी हैं, और ये सब मिल करके हम नहीं समझते नरेंद्र मोदी जी का सामना कर सकते हैं। अपना गांव, अपना मोहल्ला का जिम्मा लीजिए। एक बार इस बार रोजगार के लिए, पलायन बंद करने के लिए वोट दीजिए। बहुत हो गया जात पात, धर्म, मंदिर, मस्जिद, नाली गली। एक बार वोट पलायन बंद करने के लिए दीजिए। नेता के बच्चा लोग के लिए वोट बहुत हो गया।
एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, तभी बिहार में सुधार होगा। इस बीच तेजस्वी यादव के खिलाफ भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि उन्होंने एआई तकनीक से बने भ्रामक वीडियो का प्रसार किया है। भाजपा ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की है। भाजपा का कहना है कि तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया हैंडल से एआई जनरेटर भ्रामक वीडियो साझा किया गया है, जो मतदाताओं को गुमराह करने वाला है। जनादेश डेस्क, जीटी न्यूज। और जनादेश में आज हम आपको बताते हैं बिहार का सत्ता संघर्ष, यानी कि यहां पर सीधी लड़ाई एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच में है। अगर देखें तो वहां पर सीधी लड़ाई बिहार में जो भाजपा का राजनीतिक सफर है उससे हम आपको रूबरू कराते हैं। भाजपा में अगर देखें तो भाजपा के गठन से पहले नाम था जनसंघ, यानी कि जब बीजेपी गठित हुई थी उससे पहले जो राजनीतिक गतिविधियां चलती थी वो जनसंघ के नाम से चलती थी। भाजपा के गठन से पहले बीजेपी जनसंघ के नाम से जानी जाती थी और जनसंघ ने 1962 में पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में एंट्री मारी। 1962 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो जनसंघ ने 1962 के विधानसभा चुनाव में 3 सीटें जीती। 3 सीटों पर विजयश्री मिली थी बिहार में जनसंघ को। जनसंघ जो कि भाजपा की पूर्ववर्ती राजनीतिक इकाई रही है, राजनीतिक दल के रूप में रही, और पहली बार 1962 के चुनाव में 3 सीटों पर जनसंघ ने स्पष्ट तरीके से जीत हासिल की, एंट्री मारा 1962 में। 2020 तक आते आते पूरा का पूरा राजनीतिक समीकरण बिहार में बदल गया। यहाँ अनेक ऐसे फैक्टर रहे, चाहे वो मंडल कमीशन की बातें रहे, चाहे वो पिछड़े वर्ग के राजनीतिक रसूख को अभ्युदय करने के अनेक नेताओं के श्रेय को देने की बात हो। 1962 से 2020 तक अगर देखें तो राज्य का समूचा राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 की अगर बात करें तो बीजेपी का वोट शेयर 20% था। 20% मतदाता जो है उन्होंने भाजपा को वोट दिया था। 2020 में भाजपा ने 74 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी का ये अब तक का बिहार में जो प्रदर्शन रहा 2020 की बात करें, बीजेपी ने बिहार में जबरदस्त रणनीति अपनाई और पूरे बिहार में एक आक्रामक राजनीतिक प्रचार की शैली को उन्होंने जारी रखा। हर एक चुनाव भाजपा ने अपनी आक्रामकता को, चुनाव के प्रचार को बढ़ाया और अपने कैडर को समूची जनता के बीच में, समूचे राज्य में संगठन को बढ़ाया, कैडर को भेजा और आक्रामक रणनीतिक प्रचार किया। भाजपा ने 1967 से 7 बार देश के अलग अलग राज्यों में गठबंधन सरकारें बनाई हैं, जो कि बिहार की अगर बात करें तो बिहार में इस समय एनडीए के नीतीश कुमार की अगुवाई में जो सरकार चल रही है बीजेपी के समर्थन से चल रही है। और अगर बिहार के अन्य सियासी समीकरणों की बात करें तो सबसे बड़ा बिहार का जो राजनीतिक अभ्युदय या टर्निंग पॉइंट कहा जाता है वो जेपी आंदोलन कहा जाता है। जेपी आंदोलन और लालू, नीतीश और रामविलास की एंट्री होती है एनडीए और महागठबंधन की। अगर लड़ाई में देखें तो अलग अलग राजनीतिक दलों के जो वर्तमान नेता हैं वो कहीं एनडीए के साथ खड़े हैं, कहीं महागठबंधन के साथ हैं। अगर देखिए जेपी आंदोलन जिसकी वजह से इमरजेंसी भी लगी, जो कि पटना के गांधी मैदान में जिस तरीके से हुंकार जब भरा गया तो समूचे देश को उसने प्रभावित किया। तो जेपी आंदोलन के बाद राजनीति में एंट्री होती है लालू, नीतीश, सुशील मोदी और रामविलास पासवान की। समाजवादी आंदोलन ने कांग्रेस के शासनकाल को पूरी तरीके से उखाड़ फेंका। केंद्र में भी अगर सत्ता परिवर्तन हुआ जेपी आंदोलन के बाद तो राज्य में उस तरीके से भी दिखाई देता है। जेपी आंदोलन से लालू, नीतीश जैसे अनेक बड़े नेता निकले जो कि वहां पर अलग अलग वर्गों की राजनीति करते हैं, अलग अलग पिछड़ों की राजनीति करते हैं। जेपी आंदोलन कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर दिया। जेपी आंदोलन की वजह से जेपी आंदोलन ने जो कांग्रेस विरोधी राजनीति थी उसको अगर केंद्र में भी स्थापित किया तो बिहार में भी अगर देखें तो जेपी आंदोलन के बाद कांग्रेस पूरी तरीके से कमजोर हो गई। लालू, नीतीश और रामविलास लंबे समय तक राज्य में राजनीति की धुरी के रूप में उभरे और अलग अलग तरीके से वो राज्य में उनकी पार्टियां जो है सत्ता में रही। लालू, नीतीश, सुशील मोदी, स्वर्गीय सुशील मोदी और रामविलास पासवान जो कि अब नहीं है, दिवंगत हैं, ये सब ऐसे नेता हैं जो कि जेपी आंदोलन की उपज हैं, जो कि जेपी आंदोलन में, जेपी की अगुवाई में इस बिहार की राजनीतिक परिदृश्य से उन्होंने राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी अपने को स्थापित किया। राज्य में इनके नाम से इकाइयां और केंद्र में लंबे समय तक ये लोग मंत्री रहे। अगर राजनीतिक परिदृश्य की बात करें, कांग्रेस के राजनीतिक सफर की अगर बात करें तो 1990 तक बिहार में कांग्रेस का बोलबाला रहता था। कांग्रेस अलग अलग तरीके से, अलग अलग छत्रपों के जरिए, अलग अलग क्षेत्रीय नेताओं के दम पर वहां पर सरकारें बनाती थी। बिहार में हर क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा 1990 के पहले की अगर देखें, जेपी आंदोलन के बाद की स्थितियों में भी अगर देखें तो कांग्रेस कमजोर हुई थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस रिवाइव की थी। और कांग्रेस में जो मंडल की जब राजनीति शुरू हुई, मंडल की राजनीति के पहले तक कांग्रेस का राज्य में एक अच्छा जबरदस्त राजनीतिक शक्ति के रूप में अभ्युदय था। मंडल कमीशन की लहर के बाद कांग्रेस
पूरी तरीके से राज्य में नेस्तनाबूद हो गई। मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो उसके बाद जब अति पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक और साथ ही साथ शैक्षिक और आर्थिक स्थिति पर आरक्षण की व्यवस्था जब लागू की गई तो उसके बाद से समूचा परिदृश्य जो है अगर देखें तो केवल बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में बदल गया। और कांग्रेस की सियासत अब बिहार में गठबंधन की बैसाखी के रूप में है। अगर देखें वर्तमान परिस्थितियों में तो कांग्रेस कभी बड़े भाई की भूमिका में भले ही अपनी सेखी बघाड़ती हो, लेकिन छोटे भाई नहीं, पिछलग्गों की भूमिका में होती है। जब हम सीट शेयरिंग की बात देखते हैं, जब हम लोगों के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, और जब हाल ही में हम देखते हैं कि जब अभी गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर जब तेजस्वी यादव की घोषणा हुई तो कांग्रेस के नेताओं के चेहरे भी वहां पर नदारद थे। तो सम्मानजनक सीटों और भूमिका के लिए कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने सहयोगी दलों के सामने घुटने टेक दी है, ये बीजेपी कहती है। और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से दिखता है कि कांग्रेस एक बड़ी ताकत के रूप में नहीं, एक पिछलग्गू ताकत के रूप में कांग्रेस आज अपनी स्थिति पर, कांग्रेस अपने राजनीतिक वजूद को लेकर, कांग्रेस अपने राजनीतिक जद्दोजहद को लेकर कहीं ना कहीं बिहार में दिखती है। कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में या फिर कांग्रेस किसी बड़े राजनीतिक दल के रूप में नहीं, कांग्रेस एक आरजेडी के सहयोगी के रूप में और साथ ही साथ आरजेडी के दिए हुए सीटों पर एक ऐसे राजनीतिक पिछलग्गू के रूप में चुनाव लड़ रही है, ऐसा भाजपा का कहना है। और साथ ही साथ ऐसे राजनीतिक परिदृश्य वहां पर दिखते भी हैं। क्या है जमीनी हकीकत और क्या है वहां के सियासी मुद्दे, इस विषय पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक जुड़ चुके हैं। कुमार आलोक से हम जुड़ेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि किस तरीके से धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है समूचे बिहार में। कुमार आलोक, अगर देखें तो आज खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को पूरी तरीके से वहां पर लताड़ा। जिस तरीके से वहां पर कल प्रधानमंत्री की रैली रही, उन्होंने बड़े आक्रामक अंदाज में अटक दल, पटक दल, झटक दल, लटक दल जैसे अनेक उपमानों और प्रत्ययों का उन्होंने उपयोग किया। किस तरीके से बेहद धारदार, आक्रामक और संगठित रूप से भाजपा का प्रचार चल रहा है? देखिए, भाजपा शुरू से अगर कहें कि नामांकन जब शुरू हुआ और नामांकन शुरू होने के बाद पहले चरण और दूसरे चरण के नामांकन के दौरान ही जनसंपर्क का अभियान उनका शुरू हो गया था। और खासकर नाम वापसी के बाद तो प्रचार अभियान और तेज हो गया। और जितने भी बड़े नेता, खुद प्रधानमंत्री ने कल समस्तीपुर और बेगूसराय में बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया और जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया, खासकर कांग्रेस पर उनका निशाना था कि किस तरह कांग्रेस पिछलग्गू बनकर के और किस तरह से आरजेडी के साथ, वही आरजेडी जिन्होंने लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में 1990 से लेकर 2005 तक उन्होंने राज किया। और जंगल राज की जो बात की, और जंगल राज में उन्होंने युवाओं से भी अपील की कि जो इस समय 20 या 25 वर्ष के होंगे तो उन्होंने वो दृश्य नहीं देखा होगा जो दृश्य 1990 और 2005 के बीच में देखा था। तो एक तरह से लालू यादव के जंगल राज और दूसरा जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे, चाहे वो चारा घोटाला हो, चाहे वो बिटुवन घोटाला हो यानी अलकतरा घोटाला हो, और चाहे वो डिग्री का घोटाला हो, चाहे लैंड फॉर जॉब, तो इन सारी चीजों को प्रधानमंत्री ने अपनी सभा में कहा। और आज जब गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भी विभिन्न जनसभाओं को संबोधित किया। मैं नालंदा में था और नालंदा में भी शाम होने तक यानी लगातार उन्होंने 1 घंटे तक लोगों को संबोधित किया। और अपने संबोधन में उन्होंने एक बार फिर चेताया कि जंगल राज की वापसी नहीं हो। और इसके लिए उन्होंने विशेषकर युवाओं से अपील की कि किस तरीके से आपको वोट करना है और किस तरीके से एक नया बिहार बनाना है। और बिहार में जो 11 वर्षों के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ उसको सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने रखा कि किस तरीके से कृषि के क्षेत्र में, किस तरीके से उद्योग के क्षेत्र में, किस तरीके से महिला उत्थान के क्षेत्र में केंद्र ने बिहार को पैसे दिए। जो यूपीए सरकार जो पैसे देती थी उससे 2 पैसा बिहार सरकार को इन 11 सालों में केंद्र की सरकार ने दिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुमार आलोक। हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे अलग अलग दिनों में। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए जनादेश। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लालगंज सीट पर सभी दल अब जोर आजमाइश कर रहे हैं। इस सीट पर अभी तक 14 विधानसभा चुनाव हुए हैं। हालांकि साल 2020 में पहली बार यहां पर कमल खिला। लालगंज सीट की एक दूसरी पहचान यह भी है कि साल 2020 से पहले यहां पर केवल बाहुबलियों का कब्जा रहा। इस बार बीजेपी के वर्तमान विधायक संजय कुमार सिंह के सामने आरजेडी ने बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को चुनाव मैदान में उतारा है।
देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बीजेपी ने यहां से एक बार फिर से वर्तमान विधायक संजय कुमार सिंह पर भरोसा जताया है। यहां अभी जो मुकाबला है वो सीधे सीधे मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला और संजय कुमार सिंह के बीच में है। बिहार की सियासत का दिल, जहां सत्ता की कहानी सिर्फ वोटों से नहीं बाहुबल से भी लिखी गई। वैशाली जिले की लालगंज विधानसभा सीट प्रदेश की बदलती सामाजिक राजनीतिक तस्वीर का प्रतीक है। लालगंज सीट वैशाली का उभरता चेहरा, लेकिन अतीत से अब तक अपराध की छाया में रही है। लालगंज की पहचान बाहुबल और अपराध से भी जुड़ी रही है। इस क्षेत्र की राजनीति लंबे समय तक बाहुबलियों के प्रभाव में रही, जिनमें सबसे चर्चित नाम है विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला। वो 3 बार विधायक रह चुके हैं। तत्कालीन मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस विधानसभा चुनाव में लालगंज में भाजपा और राजद के बीच सीधी टक्कर होती दिखाई दे रही है। इस सीट पर बीजेपी ने अपने वर्तमान विधायक संजय कुमार सिंह पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, जबकि राजद ने मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को इस सीट से टिकट दिया है। संजय कुमार नामांकन के बाद से लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। लंदन से पढ़ाई करके लौटी शिवानी का मानना है कि उनका बाहुबली होना ही उनकी यूएसपी है। 5 वर्षों में हमने जितना लोगों ने कल्पना नहीं किया था, सोचा नहीं था, जितनी मांग नहीं की थी, उससे ज़्यादा हमने काम करके दिया है। आगे की भी प्लानिंग करके रखते हैं कि चुनाव जीतने के तुरंत बाद क्या क्या हमको करना है। हर सिक्के का 2 पहलू है। अच्छा पहलू देखिए तो लोगों का बल होना का मतलब होता है बाहुबली। कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर। तो वही बात है। मेरे को नहीं लगता कि मुझे ये चीज बदलना है। जातीय समीकरण की बात करें तो लालगंज सीट पर राजपूत और ब्राह्मण के साथ ओबीसी वोटर का काफी दबदबा है। इस सीट पर कांग्रेस ने 4 बार, जबकि जनता दल, जेडीयू और एलजेपी ने 2-2 बार जीत दर्ज की है। 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार भाजपा ने इस सीट पर जीत हासिल की। स्थानीय लोगों के लिए बाहुबलियों से मुक्ति, रोजगार और शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। चारों तरफ विकास का लहर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी आप लालगंज विधानसभा में हैं। आप जिस सड़क से आए होंगे, सड़क का भी अच्छी स्थिति है। हम लोग के तो 10,000 मिला है तो वो अति पर वोट देंगे मोदी को, बीजेपी में। ये रोड पहले था कितना केंजर था, अभी तो बहुत अच्छा है। स्कूल देखिए कितना अच्छा है, लड़का बच्चा को कितना पढ़ाई लिखाई में सब चीज में दे रहे हैं। लाइन फ्री मिला है, नल सब चालू है, पानी सबके व्यवस्था हो गया, सबसे ठीक है करते बीजेपी। लालगंज की धरती पर इस बार मुकाबला सिर्फ दलों का नहीं बल्कि अतीत और भविष्य का होगा, जहां सवाल है कि क्या विकास की रोशनी बाहुबल की परछाई पर आखिरकार भारी पड़ेगी। एक ओर भाजपा जो अपनी पहली जीत को परंपरा में बदलना चाहती है, तो दूसरी ओर आरजेडी पुराने प्रभाव को नए चेहरे से जिंदा रखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव की, और बिहार विधानसभा चुनाव की हकीकत यह है कि 1980 के दशक के बाद से सभी राजनीतिक दलों ने दिल खोलकर बाहुबलियों को टिकट दिया। बाहुबली वहां की राजनीति के एक स्थायी स्तंभ बन गए और राजनीति के इस अपराधीकरण में सभी राजनीतिक दलों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी टिकट देने में। जनता जनादेश देती है। हमारे संवाददाता मधुरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेश, अगर बात करें तो जिस तरीके से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला, उसके अलावा दानापुर चाहे सीट हो, चाहे छपरा की सीट हो, प्रभुनाथ सिंह के परिवार के लोग वहां पर हैं, भोजपुर की सीट हो जहां पर बालू माफिया लड़ रहे हैं, उसके अलावा अन्य सीटें देखें, दानापुर की सीट, बिहार अभिशप्त है कहीं ना कहीं बाहुबलियों को चुनने के लिए। जनता चुनती है, राजनीतिक दल उनको टिकट देते हैं, और उसके बाद बात होती है राजनीति के अपराधीकरण की। किस रूप में आम जनता देखती है इन बाहुबलियों को? देखिए, कई एक बार कुछ सीटें ऐसी है जहां पे लोगों के पास में ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि चाहे धनबल की बात हो, चाहे जनबल की बात हो, बाहुबली खुद ही सामने आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के पास में आते हैं, टिकट लेने के लिए आते हैं। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज की भी मजबूरी हो जाती है कि वो जो बाहुबली हैं, जो कुख्यात हैं, या फिर कहें कि जो किसी न किसी तरीके से कन्विक्टेड भी होते हैं, उनको टिकट देने के लिए मजबूर हो जाती है। अभी बात जैसा कि हम कर रहे थे दानापुर सीट की, रीठलाल यादव जेल में बंद हैं, हथकड़ी लगा के नामांकन करने पहुंचे थे।
तो आरजेडी ने उन्हें टिकट दे दिया है। अभी लालगंज के बारे में हम बात कर रहे थे। लालगंज मुन्ना शुक्ला वहां पे 3 बार विधायक रहे, एक बार निर्दलीय भी रहे हैं। बड़ी बात यह है कि मुन्ना शुक्ला राजनीतिक हत्या के मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट से ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी है और वो अभी जेल में बंद है। आरजेडी ने उनकी बेटी शिवानी शुक्ला को टिकट दे दिया है। शिवानी शुक्ला साफ साफ ये कहती हैं कि बाहुबली होना अच्छा है और बाहुबली होने के कारण ही उन्हें टिकट मिला है। तमाम बाहुबली जो बिहार की चुनाव में इस बार खड़े हैं या इससे पहले भी खड़े होते रहे हैं, उनका यही मानना है कि वो बाहुबली हैं इसलिए टिकट मिला है। लोगों की मजबूरी ये हो जाती है कि एक बाहुबली को चुने या उससे कम जो कुख्यात है या बदमाश है उसको चुने। लोगों के बीच में सिर्फ यही रह जाता है। हालांकि जहां तक बात करें इस बार एनडीए प्रत्याशियों की, अगर आरजेडी के मुकाबले अगर देखा जाए तो जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो एनडीए ने इस बार बाहुबलियों पे कम भरोसा जताया है बजाय कि आरजेडी के या फिर अगर आरजेडी का इतिहास भी देखें तो इससे पहले शहाबुद्दीन हुए, सिवान से अनेक ऐसे नेता हुए जो कि संस्थागत स्वरूप राजनीति में स्थापित करने का काम आरजेडी ने कहीं लालू प्रसाद यादव के रिजीम में किया है। बिल्कुल, और आरजेडी ने इस बार फिर से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को रघुनाथपुर, जो कि सिवान जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां से टिकट दिया है। अब बड़ी बात यह है कि पूरा सिवान या पूरा बिहार शहाबुद्दीन कैसे थे इसके बारे में जानता है। शहाबुद्दीन कैसे बाहुबली थे और उनकी टूटी किस तरीके से बोलती थी इसके बारे में पूरा बिहार जानता है। किस तरह के उन पर आपराधिक मामले थे ये भी जानता है। लेकिन बात यह है कि अब जनता, रघुनाथपुर की जो जनता है वो ओसामा को कितना पसंद करती है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। अगर इस बार की चुनाव में बाहुबली जो खड़े हुए हैं, अगर जनता उनको नकार देती है तो पूरी तरीके से यह सिद्ध हो जाएगा कि बिहार की जो जनता है वो विकास के साथ में है, बिहार की जनता जो है वो रोजगार के साथ में है और बिहार की जो जनता है वो ओवरऑल बिहार राज्य का डेवलपमेंट चाहती है। जी निश्चित तौर से बहुत बहुत धन्यवाद मधुरेश हमसे जुड़ने के लिए। और ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपना प्रत्याशी किस रूप पे चुनती है। वो बाहुबली है, धनबल, बाहुबल या भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों को कहीं ना कहीं स्पष्ट तरीके से ध्यान में रखना चाहिए एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे चुनाव के अलग अलग रंग। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने आपको दिखाया सियासत के रंग और अब आपको आइए दिखाते हैं चुनाव प्रचार के नए नए ढंग। आपको दिखाते हैं बदलते दौर में कैसे बदल रहा है प्रचार का सलीका और सोशल मीडिया ने कैसे अपनाया है प्रचार का नया तरीका। बात दिलचस्प चुनाव प्रचार की, यानी चुनावी चकल्लस। और चुनावी चकल्लस में बात मोदी के हनुमान की। बिहार में सोशल मीडिया सनसनी बन गए हैं मोदी के हनुमान। श्रवण शाह के, जो कि मोदी के जबरदस्त फैन हैं, हाथों में गदा थामे, पर्वत थामे, मोदी की तस्वीर सीने में लेकर हनुमान की वेशभूषा में नजर आते हैं और सुर्खियां बटोर रहे हैं। चुनावी चकल्लस में बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डाई हार्ड फैन हनुमान से, जो बिहार विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए हैं। मोदी कहता है, पीएम मोदी की हर रैली में हनुमान की वेशभूषा में रहता है। पीएम मोदी का ये फैन सबसे अलहदा है। हाथ में नमो भाजपा लिखित गदा, सिर पर कमल की टोपी, टोपी में संदेश, नमो का है पुकार, शिक्षा बेरोजगारी पर करेंगे काम, तब बनेगा भारत महान। दूसरे हाथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों वाला एक बैनर। पीएम मोदी के जबरा फैन का नाम है श्रवण शाह। श्रवण शाह का डेडिकेशन भी जबरदस्त है। राम भक्त हनुमान की तरह ही पीएम की रैली में साई की तरह मौजूद रहते हैं। अब तक पीएम मोदी की 160 रैलियों में हिस्सा ले चुके हैं। पीएम मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने रामदूत हनुमान का गेटअप धरा है।
गरीब घर में जन्म लिए, गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा, ओबीसी के मसीहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतकर आज जो पूरे भारत को जो विश्व गुरु बनाए हैं, इसके लिए मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। ये गरीब घर का बेटा ये बता दिए गरीबों के लिए कैसे कार्य होते हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आधार कार्ड हो। श्रवण शाह का अंदाज वाकई में बहुत ही अनोखे और निराले हैं। रैली में नंगे पैर चलते हैं। श्रवण शाह पीएम द्वारा गरीबों, महिलाओं, वंचितों और सभी देशवासियों के लिए किए गए विकास कार्यों के भी प्रशंसक हैं। नया दौर है, नया जमाना है और बदलते परिवेश और चुनावी माहौल में अपने चहेते नेताओं को लेकर प्रशंसकों का अंदाजे बयां भी जरा हटके ही है। अपने पसंदीदा नेताओं का अटेंशन पाने और लोगों के बीच फेमस होने के लिए जनता नए और अनोखे वेशभूषा के साथ नेताओं और लोगों के दिल पर छा जाने को बेताब है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो आपने देखा प्रचार का नया तरीका, मोदी के हनुमान श्रवण शाह जो कि अलग अंदाज में कर रहे हैं चुनाव प्रचार बिहार विधानसभा चुनाव में। तो बिहार विधानसभा चुनाव में हर रोज शाम 6 बजे हम लेकर आएंगे विशेष कार्यक्रम जनादेश। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।